हर बार आरोप लगा है कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है। आज के दिन में अगर आप देखिएगा कि सबसे सीरियसली अगर कोई विस्थापन को लेता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही लेती है। अभी बीजेपी की सरकार है, कल कोई और सरकार भी आ जाएगा तो उसको बंद नहीं कर पाएगा। 2016 का कट ऑफ डेट रख दिया गया है, लेकिन 2016 में जिनका 18 साल नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको विस्थापन नहीं मिलेगा। जयंत सिन्हा जी इस चीज़ को लेकर कभी दिखे नहीं या फिर कभी इस आवाज़ को उठा नहीं। आरोप लगाना और उस अनर्गल आरोप को प्रचारित करना, ये आपका काम हो सकता है। हम दूसरे के बारे में कैसे बता सकते हैं आपको? तो प्रश्न हमसे करना चाहिए कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, हमारी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं। मान लीजिए अभी हम आपको से पूछे कि प्रणब राय एक पत्रकार हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आप उसका जवाब दीजिए, तो आप देंगे क्या? बीजेपी विस्थापन का मुद्दा लेकर कभी भी मुखर नहीं रही है। एक इंटरव्यू का भी एक डिसेंसी है, एक प्रोटोकॉल है उसका। हम अपने लिए अकाउंटेबल है, पूरे दुनिया के लिए हम अकाउंटेबल नहीं है। पार्टी के बेसिस पे इंटरव्यूज नहीं होते हैं, और अगर आप पार्टी के बारे में पूछेगा तो हम कोई पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं। आप क्या मानते हैं और आने वाले समय में आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? तो आप उसका ओनरशिप का नहीं देना चाहते, ये समझ में आता है, लेकिन आप उसका डिस्प्लेसमेंट का, जो वो डिस्प्लेस होता है, उसको आपको देना चाहिए। बड़का गांव के विस्थापित के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बोला है तो वो माननीय लोकनाथ महतो जी ने बोला है। फेज़ 1 में ये गांव लेंगे, फेज़ 2 में ये गांव लेंगे, फेज़ 3 में ये गांव लेंगे, और सबका एक कट ऑफ डेट रखे। तब ये उचित नहीं है। रोड बनता है तब भी विस्थापन होता है, रेलवे लाइन बनता है तब भी विस्थापन होता है, एयरपोर्ट बनता है तब भी विस्थापन होता है। हम लोग भी रहते हैं, हमारी भी ज़मीन है, वो भी जाएगी इसमें। जब आप पैसा बाद में देंगे तो ये कट ऑफ डेट कैसे प्रभावी होगा उस समय? नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज़। बीजेपी एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है गांव चलो अभियान। मेरे साथ हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल जी हैं अभी हमारे साथ। उस कार्यक्रम के दौरान आज मनीष जायसवाल सदर विधायक जो हैं, 2 टर्म से सदर विधायक मनीष जायसवाल हैं सदर विधायक, और गांव चलो अभियान के दौरान आज ये पहुंचे हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जुगरा में। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं ये पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से विस्थापित होने वाला गांव है। आज जिस जगह पे हम बैठे हैं, आज से कुछ दिन बाद ये मानचित्र में नहीं नज़र आएगा। अगर आप इसे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। देश के विकास में जिस तरह से गांव अपना योगदान दे रहे हैं, विकासशील भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन है, उसके कारण जिस तरह से गांव अपना योगदान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक कड़ी और हम जोड़ना चाहते हैं कि जिस तरह से विस्थापन को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं ग्रामीण की, विस्थापित होते आ रहे हैं हर जगह पे। जैसे अगर कभी कल कारखाना हो गया, रोड हो गया और रेलवेस हो गए या फिर कोयला खनन हो गया, तो हर जगह पर विस्थापित होते रहते हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि विस्थापन का मुद्दा कब शुरू हुआ था, लेकिन हमेशा लोगों को विस्थापन होना पड़ा है। 1947 और 2004 के बीच लगभग 6 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं, जो कि 40% आदिवासी और 20% अनुसूचित जातियों में से थे। तो ये है लेखा जोखा, इस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ सदर विधायक हैं मनीष जायसवाल जी, और जिस तरह से बीजेपी का जो कार्यक्रम है, शुरुआत हुई थी गांव चलो अभियान, तो आज इस गांव में पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जिस जगह पे आप बैठे हैं ये गांव कुछ दिन के बाद मानचित्र में नज़र नहीं आएगा, तो एक अफसोस भी है। और सबसे पहली बात है कि आप इस गांव के स्थानीय निवासी भी हैं, और एक चीज़ और भी जोड़ना चाहते हैं कि हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो जिस कड़ी से आप जो भ्रमण कर रहे हैं, आज पूरे दिन आप इस गांव में थे, तो क्या निकल के आया और क्या छन के आया? देखिए, हम लोग गांव की समस्या को लेकर के और जो वेरियस पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं उसको लेकर के आज यहाँ पर थे। तो हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंग्स आज की, बहुत सारे विषयों पर किया, और अभी अंत में जो विषय आप रख रहे हैं, एनटीपीसी का जो
कोल परियोजना है उसके पकरी बारे बरवाडी में कोल और खनन परियोजना। उसका जो इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि उसका शॉर्टकमिंग्स क्या है। तो आपने एक आंकड़ा भी अभी प्रस्तुत किया कि भाई कितने लोग विस्थापित हुए हैं आज तक देश में। विस्थापन कई एक एक्सटेंट पे है। रोड बनता है तब भी विस्थापन होता है, रेलवे लाइन बनता है तब भी विस्थापन होता है, एयरपोर्ट बनता है तब भी विस्थापन होता है। लेकिन इस सबसे दर्द भरा विस्थापन जब कोई कोयला परियोजना आता है, कोल माइनिंग का आता है, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, या यूँ कहें हजारीबाग जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं कोल की हैं, तो विस्थापन भी बहुत बड़े पैमाने पे है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब अच्छा है बुरा है ये डिबेट का चीज़ है कि ये जो डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है ये अच्छा है या बुरा है, ये एक डिबेट का चीज़ है। लेकिन विस्थापन है, उसका दर्द भी है और ये गांव भी जाने वाला है। तो जैसे ये सभी लोग जाएंगे, हमारे भी लोग अभी यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पूरी तरह से गांव छोड़ दिया है, तो हम लोग भी रहते हैं, हमारी भी ज़मीन है, वो भी जाएगी इसमें। लेकिन बीजेपी विस्थापन का मुद्दा लेकर कभी भी मुखर नहीं रही है। हर समय आरोप, हर बार आरोप लगा है कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है। ये आपका मानना हो सकता है। ये विस्थापन आपने अभी पढ़ा कि 1947 से लेकर के 2004 तक का था। बीजेपी उस समय कब पावर में आई थी? बीजेपी की स्थापना 1983 में हुई। तो 83 के बाद हम लोग फुली फंक्शनल हुए, 80 से ही मान लीजिए कि हुआ। तो 80 के बाद हम लोग अस्तित्व में आए। पहली बार हम लोग पावर में कब आए? वाजपेयी जी जब आए पावर में, उस समय हम लोग पहली बार पावर में आए थे। और आज के दिन में अगर आप देखिएगा कि सबसे सीरियसली अगर कोई विस्थापन को लेता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही लेती है। ये वर्तमान जो पकरी बरवाडी कोल परियोजना का अगर हम लोग बात करें तो इसका सृजन कब हुआ था? 2004-2006 के बीच में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसने इस एरिया में इस दर्द को उसने दिया। अब एक बार जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो कोई भी सरकार, चाहे कोई भी आए, कल को अगर अभी बीजेपी की सरकार है, कल कोई और सरकार भी आ जाएगा तो उसको बंद नहीं कर पाएगा। और आरोप लगाना और उस अनर्गल आरोप को प्रचारित करना, ये आपका काम हो सकता है। लेकिन ज़मीन पर अगर आप देखिएगा तो हम लोग सदन में भी बोलते हैं और हर जगह पर मुखर रहते हैं। अगर आप सीरियसली देखिएगा तो बड़का गांव के विस्थापित के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बोला है तो वो माननीय लोकनाथ महतो जी ने बोला है। लोकनाथ महतो जी से ज़्यादा किसी ने नहीं बोला, और वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक्स एमएलए हैं आज के दिन में। तो ये तो प्रमाणित होता है कि हम लोग तो कहीं पीछे नहीं है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे थे, आपने हमारे ऊपर आरोप ये किया कि हम ये आरोप नहीं लगा रहे थे। ये दूसरी पार्टियां आरोप लगाने वालों को प्रचारित आप कर रहे हैं, वो ठीक है, वो हम समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने भी बात कर रहे थे कि कट ऑफ डेट जो रखा गया है उसमें से जितने भी युवा हैं वो प्रभावित हुए हैं कि 2016 का कट ऑफ डेट रख दिया गया है। लेकिन 2016 में जिनका 18 साल नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको विस्थापन नहीं मिलेगा। तो इस समस्या को लेकर सदन में हमारे जो माननीय सांसद जी हैं जयंत सिन्हा जी, इस चीज़ को लेकर कभी दिखे नहीं या फिर कभी इस आवाज़ को उठा नहीं कि इस कट ऑफ डेट को कैसे चेंज किया जाए या फिर युवाओं को कैसे जोड़ा जाए इसमें। आप प्रश्न किससे कर रहे हैं? नहीं, हम आपसे समझना चाहते हैं कि नहीं, तो हम दूसरे के बारे में कैसे बता सकते हैं आपको? आपको प्रश्न हमसे करना चाहिए कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, हमारी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं ये किया। तो अगर जयंत दूसरे किसी के बारे में, मान लीजिए अभी हम आपको से पूछे कि प्रणब राय एक पत्रकार हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आप उसका जवाब दीजिए, तो आप देंगे क्या जवाब? तो एक इंटरव्यू का भी एक डिसेंसी है, एक प्रोटोकॉल है उसका। हम अपने लिए अकाउंटेबल है, पूरे दुनिया के लिए हम अकाउंटेबल नहीं है। तो आप हमसे ये
किया हुआ सवाल अगर आप पूछिएगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। बाकी मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि जो सवाल आप माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहते हैं वो उनके तरफ आपको उनका नंबर हम दे देते हैं या उनका पता बता देते हैं, उनसे पूछ लीजिए जाकर। नहीं, हम जब पार्टी के वो भी कार्यकर्ता हैं, आप भी कार्यकर्ता हैं, तो हमने ऐसे सवाल रखे। अगर पार्टी के बेसिस पे इंटरव्यूज नहीं होते हैं, आप अगर हमसे बात कर रहे हैं तो हमसे बात करनी चाहिए। अच्छा, आपको उनसे अगर कोई बात करना रहेगा और अगर आप पार्टी के बारे में भी पूछिएगा तो हम कोई पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। ठीक है, आप क्या मानते हैं और आने वाले समय में आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये जो लैंड एक्विजिशन का जो मैटर है उसमें कुछ अपैरेंट गलतियां दिखती हैं। जैसे जीएम जमीन का पेमेंट नहीं करना। ये जीएम जमीन अंडरस्टैंडेबली जो है ये सरकार की ज़मीन होती है जो कि रैयत के पास में वो उसको समझिए कि उसको मतलब अपने रोजी रोटी के लिए उसको दिया हुआ होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब वो ज़मीन आप उससे लेंगे तो उसका जो साधन है वो भी ख़त्म होगा। तो आप उसका ओनरशिप का नहीं देना चाहते, ये समझ में आता है, लेकिन आप उसका डिस्प्लेसमेंट का जो वो डिस्प्लेस होता है उसको आपको देना चाहिए। सरकार में और भी प्रॉब्लम्स हैं कि सीसीएल भी कोयला खनन का काम करती है, अब एनटीपीसी भी कर रही है। दोनों के अलग अलग नियम कानून हैं। सीसीएल 2 एकड़ ज़मीन पे नौकरी देती है, यहीं बगल में है, आपके इधर चले जाइए हजारीबाग जिला में भी सीसीएल है। एनटीपीसी ज़मीन के बदले में एनोनिटी देती है, पेंशन जिसको लोग आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन नौकरी नहीं देती। ये एक एबनॉर्मलिटीज़ है जिस पर हम लोगों को बात करना चाहिए। ये जो कट ऑफ डेट का बात आपने किया, तो लैंड एक्विजिशन का जब प्रपोजल आता है उसको कट ऑफ डेट बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट को आप फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट करें, खुद ही बोले कि हम फेज़ 1 में ये गांव लेंगे, फेज़ 2 में ये गांव लेंगे, फेज़ 3 में ये गांव लेंगे और सबका एक कट ऑफ डेट रखे, तब ये उचित नहीं है। अगर आप एक साथ सारा चालू कर रहे हो, सारा एक्विजिशन एक दिन में कर रहे हो, तो आपका एक कट ऑफ डेट है, तो बात समझ में आता है। आज अगर आपके 3 फेज़ हैं तो तीनों का एक कट ऑफ डेट हो ही नहीं सकता। अगर आप वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमको आज पैसा भी, आप जिस समय फेज़ 1 में जब लोग गए थे जुगरा के, इस गांव में जहाँ मैं बैठा हूँ, कि आप हमारा पेमेंट कर दीजिए, कुछ लोग गए थे तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी तो हम करेंगे, अभी तो हम माइनिंग नहीं करेंगे, हमारा फेज़ 2 में है, उस समय हम पैसा देंगे। तो जब आप पैसा बाद में देंगे तो ये कट ऑफ डेट कैसे प्रभावी होगा उस समय में? तो ये डिफेक्टिव है, इस पर हम लोग को बात उठानी चाहिए, लड़नी चाहिए। वही अभी हम लोग बैठ के बात भी कर रहे थे, यहाँ के माननीय मुखिया जी अभी के हैं, पूर्व के माननीय मुखिया जी भी के घर में ही हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे ग्रामीण हैं जिसको इनके बारे में जानकारी थी और उन लोगों ने बात को रखा भी है। 5 पॉइंट्स हम लोगों ने नरेट किया है, इन लोगों ने, हमने समझा भी है। अब उसमें हम लोग आगे क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फोरम पर रख सकते हैं। हमारे पास लड़ने का हथियार क्या है कि हम इसको विधानसभा के पटल पर रखें, हम इसको कानून के दरवाजे पर लेके जाएं, लॉ जो होता है कोर्ट्स में लेके जाएं, वहाँ पर लड़े। हम लोग एनटीपीसी के जो डायरेक्टर हैं, जो मंत्री हैं, उन तक जाएं, उन तक इस बात को रखें। तो अलग किस चीज़ को किस फोरम पर रखेंगे ये हम लोग डिसाइड करके इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको ये ज़रूर एश्योर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का विधायक नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हो सकता हूँ, यहाँ का विधायक नहीं हूँ। आप हमारे एरिया में चलिए, जहाँ पर भी, वहाँ पर भी विस्थापन हुआ है, क्योंकि वहाँ साइडिंग बनी है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम्स, जितना प्रॉब्लम्स यहाँ है वहाँ इतना प्रॉब्लम्स नहीं है। इनका प्रॉब्लम को लेकर के दुर्भाग्य से कोई हमारे पास आया नहीं है। आज हम आए हैं तो इन लोगों ने प्रॉब्लम्स अपनी बताई है, इसमें आगे हम लोग इसको रखेंगे जरूर। कल ही अब जिस पूर्व विधायक की बात की श्री लोकनाथ महतो जी का, कल ही उनका एक बयान है। कल गुंदरपुरा के लोग अडानी को लेकर पूरा ब्लॉक में बैठे थे, तो उसी समय उनका एक बयान था कि कंपनी जो अपनी मैनिफेस्टो है जो उन्होंने दिया था उस समय जब कंपनी यहाँ पे स्थापित हो रही थी, वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो इन संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास वो विषय अभी तक नहीं है, हम जानते नहीं है कि कल क्या हुआ, चूँकि ये मेरा एरिया नहीं है और हम अडानी का क्या हो रहा है इसके बारे में अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए मेरा इस पर कमेंट करना